अब हमारा जो फेस होता है ना, वो दुनिया के आगे आपकी रिप्रेजेंटेशन का सबसे अहम और एक बेहतरीन ज़रिया भी होता है। और अगर आपका फेस ख़राब हो जाता है तो मुख्तलिफ़ बीमारियां तो आपको गले लगाती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपकी ख़ुद के साथ गैर मुखलसी की खूब मंजर कशी भी करता है। और आपको पता है कि मौसम बदल रहा है और इस मौसम में स्किन के हवाले से मुख्तलिफ़ बीमारियां भी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसमें मिलिया भी एक स्किन का इन्फेक्शन ही है। और इस हवाले से बात करेंगे, मिलिया होता क्या है और किस तरह इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये इन्फेक्शन है या फिर ये एक डिज़ीज़ है स्किन के हवाले से। देन एंटी एजिंग के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा सलीम हैं, जो कि एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं, और उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर उस्मा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। डॉक्टर उस्मा, मिलिया, बहुत से लोग इसकी शिकायत करते हैं कि मिलिया छोटे छोटे हमारे फेस पे दाने निकल आते हैं, तो ये है कि एक्चुअली इसकी रूट कॉज क्या है, क्यों बनते हैं ये? मिलिया जी, ये एक स्किन की कंडीशन है जिसके अंदर आपके अपनी जो स्किन की केराटिन है जी। वो शेड ऑफ होने की बजाय एंट्रैप हो जाती हैं स्किन के सेल्स और सिस्ट, वाइट सिस्ट बन जाती है। इनको मिल्क स्पॉट्स भी कहते हैं। अच्छा। तो ये मिलिया की जो है वो मेन वजह जो है वो यही है कि आपकी अपनी ही स्किन की जो केराटिन है वो इंस्टेड ऑफ शेडिंग ऑफ, वो जब एंट्रैप हो जाती है तो वो ये इस तरह के वाइट स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात आपका अपना सीबम जो है, आपके डक्ट्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं विद योर सीबम। तो सेकेंडरी मिलिया जो है वो, एक प्राइमरी मिलिया होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि व्हेन योर ओन बॉडीज़ ओन केराटिन इज entrapped within your cells, तो वो उसको सिस्टिक फॉर्म बना देती है। सेकेंडरी ये है कि व्हेन योर पोर्स गेट क्लॉग्ड विद द सीबम, तो उससे एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है वो आपका सेकेंडरी मिलिया बन जाते हैं। और ये नोज़ और चीक एरियाज़ पे क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल बम्पी जो है वो वाइट हेड्स भी बहुत से लोग इसको कहते हैं। वाइट हेड्स कहते हैं। लोग कंफ्यूज करते हैं विद वाइट हेड्स, एक्चुअली वो वाइट हेड्स नहीं होते। ये हाँ जी। तो ये ज़्यादातर हमारे फेस के किन एरियाज़ पे ज़्यादा हो सकते हैं? ये ज़्यादा नोज़ पर और चीक पर और एक्सट्रीमिटीज़ पर जो है ना, बाजुओं पर भी लोगों को ये इसका इशू होता है। अच्छा, छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें? जी, न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी होता है। और लेकिन वो ये है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ वाला जो मिलिया होता है वो 4-5 वीक्स के अंदर खुद ही उनके बॉडी के सेल्स शेड ऑफ होते हैं और वो सबसाइड कर जाता है। अच्छा, जैसे मुझे अभी इधर चिन पे है छोटे छोटे से दाने बने हुए हैं, तो बहुत से लोग हैं जिनके दाने बनते हैं, मिलिया बनता है और वो फिर खुद ही गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और बहुत से लोग हैं जिनका रहता भी है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि अगर आप रेगुलरली एक्सफोलिएशन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, स्टीम लेते हैं, तो इससे ये है कि ये शेड ऑफ हो जाता है। मतलब इसमें कोई यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दैट। लेकिन कुछ लोगों का ये हार्डन हो जाते हैं, तो उसके लिए वो इतना हार्डन होता है कि इवन वो स्क्रब कर रहे होते हैं और वो इसको नहीं जा रहा होता। तो फिर उसके लिए फिर जो है वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और फिर उसमें हम ये करते हैं कि इसमें डी रूफिंग भी सम टाइम कर देते हैं कि जो सिस्ट होती हैं छोटी छोटी, उनको विद अ स्टेरॉइड नीडल पंक्चर कर देते हैं। या फिर हम डायाथर्मी कर देते हैं, कॉटरी कर देते हैं, क्रायोथेरेपी भी आजकल है कि ये फ्रीजिंग उसके ऊपर नाइट्रोजन के साथ जो उन पॉइंट्स को जो है वो कर देते हैं और ये बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाते हैं। और ये पेनलेस प्रोसीजर्स हैं। हाँ, ये कोई इतने वो नहीं है। लेकिन इसकी केयर में ये है कि आप अगर ये रिकरेंस होता है कि अगर वंस दोबारा से हो जाता है, कि इसमें यही है कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, द प्रोडक्ट्स और द कॉस्मेटिक्स विच कंटेन्स द पेट्रोलियम। और ये जो आपका वेजलीन और लोग ये लगा रहे होते हैं, पेट्रोलियम जेलीज लगा रहे होते हैं, तो इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है ये ज़्यादा इसकी कॉज करती हैं। फिर स्टीरॉयडल क्रीम्स जो हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ द स्टीरॉयड्स, जो क्रीम्स के अंदर लोग डाल के ऐड करके कुछ बना लेते हैं, कोई फार्मूला, क्रीम्स मिला के फार्मूला क्रीम होती है, तो वो उन्होंने कोई बनाई होती है, तो वो फार्मूला क्रीम जो है वो इट्स रियली वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। तो ये वो भी जो है वो क्रॉनिक
यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स जो है इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ मिलिया। अच्छा, क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें आ सकते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि जब व्हेन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में अगर आप सनस्क्रीन नहीं वेयर कर रहे तो फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं स्किन को डिहाइड्रेट कर रही हैं। और जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है तो उसके अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज होंगी विटामिन्स की, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें, तो स्किन जो है वो इट विल बिकम मोर प्रोन टू हैव दीज सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो इसका फिर ट्रीटमेंट यही है कि हमें कंसल्ट करना पड़ेगा और वो जब ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से भी निकल सकते हैं? नहीं, ट्रीटमेंट जब आप इसको लेंगे तो रेगुलर आप उसकी स्किन केयर करें, फिर स्किन केयर करनी आप पड़ेगी, खुद करें होम केयर, ठीक है, और फिर उससे आपको रिपीटेडली ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एक्सफोलिएशन मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास बड़ी माइल्ड सी हम पील्स यूज़ करते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, तो वो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो है वो अगर आप वो यूज़ करती हैं वो पील्स उसके साथ एक्सफोलिएशन करते हैं तो आप घर में भी वो कर सकते हैं, और वो ये कि डेड सेल्स आपके खुद ही जो है शेड ऑफ हो जाएंगे और स्किन आपकी जो है वो बड़ी अच्छी, यू डोंट नीड टू। डेली करना चाहिए एक्सफोलिएट? वंस अ वीक हमें करना चाहिए, ठीक है, डेली भी नहीं करना चाहिए, वो भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। अच्छा, ये डिजीज कहलाएगी या इन्फेक्शन कहलाएगा मिलिया? इट्स अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन ऑफ स्किन, इट्स अ स्किन कंडीशन, ठीक है, ये डिजीज नहीं है। ठीक है, ये डिजीज़ नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अपनी स्किन की हाइजीन का ख्याल रखना है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपने किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है ख़ास करके, ताकि इसकी कंडीशन ख़राब वर्स ना हो जाए। अच्छा, जो फूड इनटेक है, क्या उसमें भी इसका कोई किरदार है? जो फूड इनटेक हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं, पोल्ट्री जो है, ऑयली जो है, जंक फूड, हाँ जी, ऑयल है ज़्यादा, जो मतलब जितना आप ऑयल खाएंगे वो उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब एंटी एजिंग पे आ जाते हैं, जो हर किसी का मसला है, वो चाहे ख़वातीन हो या फिर मर्द हो, कि एंटी एजिंग किस तरह हम एज रिवर्स अपनी कर सकते हैं कि हमारे चेहरे से लगे ना कि हम एज में बड़े हो गए। तो क्या करना चाहिए? मतलब फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी तो इसमें एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो किस तरह इसको हम रोक सकते हैं? जो एंटी एजिंग में ये, पहले तो स्किन केयर में आप जो है सन स्क्रीन जो है उसका बहुत ख्याल रखें कि सन स्क्रीन ऑलवेज वेयर गुड SPF 50+ जो है अकॉर्डिंग टू हमारी जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली वो वेयर करें। लोग SPF 30 और इस तरह के यूज़ कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी नहीं है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। और सेकेंडली ये है कि इसके अलावा आप अपना डाइट जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, वो जितना एंटीऑक्सीडेंट्स को आप ऐड अप करेंगे तो आप जो है वो उसमें एजिंग में, क्योंकि बॉडी इज़ कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स, ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है दे आर टारगेटिंग नॉट ओनली योर स्किन टू द एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। एजिंग सिर्फ आपकी स्किन की नहीं है, एजिंग आपके लिवर की भी है, आपकी किडनी की भी है, आपके सारे ऑर्गन्स की है। और ये फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो हर ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं। आपकी खून की शरेयानों के अंदर एजिंग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करती है, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। एज के साथ साथ क्यों ब्लड प्रेशर होता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हर बॉडी की चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, और इनको नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस रखा हुआ। जितना ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो नेचर बॉडी के अंदर जो है इसको compete करने के लिए आप हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बन रहे हैं, जो कि इनको बैलेंस इनका अगर बराबर रहेगा तो वो ये टारगेटिंग जो है हार्मफुल नहीं होगी। और अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर फ्री रेडिकल्स की जो है वो पलड़ा अगर भारी हो गया तो वो फिर आपको डैमेज ही करेगा एवरी ऑर्गन। तो किस तरह की ट्रीटमेंट्स हमें लेने चाहिए कि इस प्रोसेस से बचा जा सकता है? यही है कि आप अपना बैलेंस, जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं जिसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेसेस है, लैक ऑफ स्लीप है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ जाते हैं। ऑल दीज आर द कंडीशंस जो आपके फ्री रेडिकल्स और आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशंस जब गुजरती है बॉडी तो उसमें फ्री रेडिकल्स और ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और आपका जो ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें यह है कि आप विटामिन E जो है इज़ अ रिच
सोर्स ऑफ मतलब बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। और जो कि इसके सोर्सेज जो विटामिन ई के हैं वो आप डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनसे आप जो है विटामिन ई जो है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो है वो आप डेली उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। हाँ, ताकि वो ये है कि आपके फ्री रेडिकल्स जो है वो आपकी स्किन को टारगेट ना करें, आपके बॉडी ऑर्गन्स को टारगेट ना करें, और आपका जो है वो एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए। तो वी कांट स्टॉप एजिंग, बट वी कैन रिटार्ड द ग्रोथ स्पीड ऑफ योर एजिंग प्रोसेस। लेकिन एस्थेटिक्स में कौन कौन से ट्रीटमेंट है, मतलब फेशियल्स किस तरह के हैं या इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को स्लो डाउन कर देती हैं? इसमें हम जो रिसेंटली अभी जो चीज़ यूज़ हो रही है वो लेज़र रीसर्फेसिंग है। अच्छा। लेज़र रीसर्फेसिंग एक्चुअली क्या करते हैं कि इसमें आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है जिसमें फाइन लाइंस डेवलप हो रही हैं, तो उसको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। मतलब दो तरह के लेज़र्स हैं, एक एब्लेटिव लेज़र्स होते हैं और दूसरे नॉन एब्लेटिव होते हैं। तो उसमें ये कि डाउन टाइम का फ़र्क होता है कि कुछ में रिकवरी टाइम जो है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है और कुछ में रिकवरी टाइम जो है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर हो जाती है, और कुछ में आपको डिफरेंट सेशंस लेने पड़ते हैं। और जो है आपका एब्लेटिव वो उसमें एक ही सिंगल सेशन आप लेते हैं और उससे काफ़ी आपको जल्दी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसमें आपको फिर 1 वीक का थोड़ा केयर होती है कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं आप, उसके बाद आप ओपनली अपने जॉब पे नहीं जा सकते। अच्छा। और वो ये तो जो हमारे जैसे लोग नहीं करा सकते हैं। नहीं करा सकते, दो तरह के मैं बता रही हूँ, तो दो तरह के होते हैं। आप एब्लेटिव वाले की तरफ मत जाएं, आप नॉन एब्लेटिव की तरफ चले जाएं, जिसमें IPL है। IPL के साथ हम करते हैं, वो ये है कि उसमें मल्टीपल 2 से 3 सेशंस आपको रिपीट करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपकी जो स्किन है उसका रिजुविनेशन हो जाती है, और प्लस वो ये कि वो आपका जो कोलेजन है उसकी स्टिमुलेशन कर देता है, और कोलेजन जो है वो खुद ही बॉडी बनाना शुरू कर देती है। अच्छा। जिससे आपका जो है स्किन टाइटनिंग होती है, फेस लिफ्टिंग का इफेक्ट जो है वो आ जाता है, जो आपका स्किन सैग करना शुरू हो रही होती है और फाइन लाइंस डेवलप हो रही होती है, वो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव कर देता है ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, ये जो आजकल हाइड्रा फेशियल्स और इस तरह के फेशियल्स आ रहे हैं, क्या ये भी बेनिफिशियल हैं हमारी स्किन के लिए या एंटी एजिंग के लिए? एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में देखिए जो हम बाइपोलर और यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू योर फेशियल मसल्स। अच्छा। जैसे आप बॉडी में बाइसेप्स बनाने हैं तो आप टोनिंग के लिए एक लाइट सा वेट उठाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कि हमारे मसल टोन अप हो जाए, तो इसी तरह फेस के मसल्स भी हैं, उस पे मैंने आपका देखा भी है, कोई फेस का योगा भी है आपने बताया। तो ये सारे दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपके फेशियल मसल्स को टोन अप करते हैं। अच्छा। तो वो अभी इसी तरह हम जो हाइड्रा फेशियल है उसके अंदर हम मिलिया जैसे आपने अभी हमने किया, तो उसके लिए जो मैंने ग्लाइकोलिक एसिड का है, तो हम यही माइल्ड से एसिड्स यूज़ करते हैं फॉर द डेड सेल रिमूवल एक्सफोलिएशन। एक मतलब ये उसके पार्ट में है, और सेकेंडली उसके अंदर कुछ हमारी टूल्स होती हैं जिसमें बायपोलर होता है जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है टू द फेशियल मसल, बहुत ही माइल्ड सी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, और वो मसल की टोनिंग करती है, जॉ लाइन डिफाइन हो जाती है, और ये कंटोर्स आपके फीचर्स जो हैं वो जो है डेफिनेटली वो ये कि आप एक चीज़ को आप टोन अप करवाते रहेंगे तो वो अच्छी होगी, एग्जैक्टली एनहांस होगी और आप खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए एस्थेटिक में ही बहुत सारी चीज़ें जैसे फिलर्स आ गए हुए हैं, ये चीज़ें भी आ गई हुई है ताकि आपकी फाइन लाइंस भी छुप जाती हैं, डार्क सर्कल्स भी छुप जाते हैं उसमें भी, तो ये भी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, ये इनका कुछ ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है हमारी स्किन पे? फिलर्स जो हैं एक्चुअली नहीं, फिलर्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। अच्छा। और हाइलुरोनिक एसिड बॉडी खुद भी बना रही होती है नेचुरली। तो जहाँ पर आपका देखिए डिप्रेशन बनता है, जैसे नाक के नेजोलेबियल फोल्ड्स होती हैं, आंखों के नीचे, तो या आंखों के नीचे जो है वो टीयर ट्रफ एरिया जो है वो आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। एजिंग में जो है आपकी फैट पैड्स जो है वो यहाँ से नीचे को ड्रूप कर रहे होते हैं, तो इधर हॉलोनेस सी आ जाती है, उसको हम बड़ा फाइन सा फिलर डाल देते हैं और वो आपकी एक सटल सी लुक जो है वो आ जाती है बीनीथ योर लोअर आईलिड्स। तो उसमें ये है कि ये चीज़ जो है वो फिलर आपका एनहांस कर देती है आपके जो लैक हो रहा है कोलेजन, लेकिन इससे बेहतर जो है वो ये है कि आप जो है वो ऐसी चीज़ें कराएं जो आपका अपना कोलेजन बूस्ट कराए ना। आप फिलर डालेंगी
वो इट विल लास्ट ओनली फॉर 8 to 9 मंथ्स, फिर रिपीट करेंगे आप, हाँ। फिर डलवाएंगे। तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो कि कॉन्टीन्यूसली, क्यों ना आपका अपना कोलेजन बनना जो स्लो डाउन हो गया है, आप उसको बूस्ट अप करें। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो रूटीन है वो अपनानी जी, चाहिए। माइक्रो नीडलिंग है और माइक्रो नीडलिंग विद PRP, मतलब प्लाज्मा रिच, जो आपका अपने ब्लड से प्लाज्मा हम डिराइव करते हैं, उसके साथ हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं बीनीथ द आई एरिया। उससे ये है कि आपके फेस की मतलब माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, उससे फाइन लाइंस बहुत अच्छी इंप्रूव कर देती हैं, क्योंकि आपका अपना कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा उसमें नहीं करते, आपके अपना ही ब्लड से डिराइव किया हुआ प्लाज्मा, उसके साथ माइक्रो नीडलिंग करते हैं, कोई जो है नुकसान आपको नहीं हो सकता है। नो एलर्जी, नो साइड इफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर।